दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और सुनहरा जाल। इसका पहला पार्ट है डाकू टब्बर सिंह, वो भी कुर्कबांडी कॉमिक्स है। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, नहीं तो स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। ये इसमें पहले पार्ट की स्टोरी है। तो वो कॉमिक आपको मिल जाएगी मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में। कुर्कबांड का फोल्डर है, उसके अंदर मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़ ली होगी। और अब यहाँ से पढ़ते हैं। तभी एक विचार कुर्बान के दिमाग में आया, क्यों न मैं चौधरी की ताजा ताजा विधवा बीवी से डाकू टब्बर सिंह और उसके गिरोह के बारे में पूछूं। शायद वह उसके बारे में कुछ बता दें। लेकिन यह गांव वाले न जाने कब चौधरी की लाश को अंतिम क्रियाक्रम के लिए शमशान लेकर जाएंगे, और न जाने कब चौधरी की बीवी मुझे एकांत में मिलेगी। एकांत होगा तभी तो मैं उससे कुछ पूछताछ कर सकता हूँ। हाय मेरे स्वामी वो। फिर एक लंबे इंतजार के बाद कुर्बान को मौका मिला और वह हवेली के भीतर जा पहुंचा। उस समय चौधरी की पत्नी अकेली अपने कमरे में बैठी सुबक रही थी। वो, मुझे आपके पति की मौत का भारी दुख है, लेकिन क्या आप यह चाहेंगे कि आपके पति के कातिल यानी डाकू टब्बर सिंह और उसके साथी आजादी से घूमते रहे और आप खून के आंसू बहाती रहे? नहीं, मेरा बस चले तो मैं उन सबका खून पी जाऊं, पर मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है? आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है। वह कैसे? देखिए, आपके पति और डाकुओं में पहले मित्रता थी, वह भी इस हद तक कि वे उन डाकुओं के अड्डे तक के बारे में जानते थे, और हो सकता है आपको भी उन्होंने इस बारे में कुछ बताया हो। यदि आप उनके अड्डे के बारे में जानती हैं तो अवश्य ही आपके प्रतिशोध की ज्वाला शांत हो सकती है। नहीं, मुझे डाकुओं या उनके गिरोह के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, अपने पति के मुंह से एक बार मैंने यह बात जरूर सुनी थी कि इसी गांव के आखिर में बने एक मकान में वीरा नाम का आदमी रहता है, जो उन डाकुओं को हथियार व कारतूस वगैरह सप्लाई करता है। सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि शीघ्र ही डाकू टब्बर सिंह अपने साथियों सहित कानून के शिकंजे में होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर कुर्बान और मोटू कमला से विदा लेकर वीरा नामक आदमी के घर की ओर चल दिए। थोड़ी ही देर बाद वह वीरा के मकान का दरवाजा खटखटा रहे थे। खट खट खट। ओफो, मरदूत, पता नहीं इस वक्त कौन आ मरा। फिर जैसे वीरा ने दरवाजा खोला, ढिशुम। आह, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? सब कुछ बताऊंगा प्यारेलाल, पर पहले मुझे थोड़ा हाथ तो गर्म कर लेने दो। फिर कुर्बान लगातार उसे ठुकाई करने लगा। ढिशुम, उफ, आह, धड़ाक आई। जल्दी वीरा बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। आह, मैं मर गया। आह, मरना तो तुम्हें है ही प्यारेलाल, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे दो चार मीठी मीठी बातें जरूर करूंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? ओह, प्यारेलाल, सबसे पहले तो तुम यह बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? वीरा। वही वीरा ने जो डाकू टब्बर सिंह को हथियार व कारतूस वगैरह सप्लाई करता है। नहीं, यह झूठ है। क्षुम। आह, याद रख वीरा, यदि अब तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुझे इमली के पेट पर उल्टा टांग दूंगा। बोल, तू वही वीरा है ना? हाँ हाँ, मैं वही वीरा हूँ जो खटखट। इससे पहले कि वीरा की बात पूरी हो, बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। अतः कुर्बान ने प्लास्टिक वाली दोनों रिवॉल्वर जेब से निकाली और एक मोटू को देकर वीरा से बोला, वीरा, तुम जाकर दरवाजा खोलो, लेकिन खबरदार, हम दोनों इस दरवाजे की ओट में हैं और तुम हमेशा हमारे निशाने पर रहोगे। अतः किसी प्रकार की होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, समझे? समझ गया। खटखट। फिर वीरा दरवाजे की ओर बढ़ गया और कुर्बान और मोटू बगल वाले कमरे में दरवाजे की ओट में छिप गए। बांड भैया, यह वही नकली रिवॉल्वर है ना जो तुमने? हाँ। तो क्या तुम इन्हीं रिवॉल्वरों के सारे डाकू टब्बर सिंह और उसके गिरोह को जिंदा पकड़ने आए हो? हाँ, बस अब आगे मत बोलना। मर गए बॉन्ड भैया, इससे तो अच्छा होता कि तुम इन रिवॉल्वर की जगह 4-5 रुपए के कम्फर्ट टॉफी खरीद लाते। हो सकता है कि कम्फर्ट टॉफी खाकर डॉक्टर टब्बर सिंह और उसके साथी खुश हो जाते और खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते। अबे मैं कहता हूँ, चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। दरबीरा ने जैसे ही दरवाजा खोला, जय भवानी। अरे तुम, क्या बात है वीरा, मुझे देखकर तुम इस तरह चौंके क्यों? क्या मैं पहली बार यहाँ आया हूँ? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह मोटरसाइकिल किसकी खड़ी है? वह शहर से मेरा भतीजा आया है। डाकू?
पर यहाँ तो कोई नहीं दिखता। वह यहीं कहीं घूमने गया है, उसे हवा, गांव की ताजी हवा खाने का बहुत शौक है। ठीक है, सुनो। सरदार ने संदेश भेजा कि परसों शाम तक गोला बारूद की सप्लाई अड्डे पर पहुंच जाने चाहिए। पहुंच जाएगी। आओ, लालपरी गाय के घूट हो जाए। नहीं, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता। पता नहीं कब तुम्हारा भतीजा वापस लौटाए, मैं उसकी नजरों में नहीं आना चाहता। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसी के साथ वह डाकू बाहर निकल गए और वीरा ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, तो वीरा वह डाकू टब्बर सिंह आदमी था। हाँ, और तुम उन्हें परसों गोला बारूद पहुंचाने जाओगे। हाँ, लेकिन तुम गोला बारूद उन्हें कहां से लाकर सप्लाई करोगे? गोला बारूद मैं खुद यहीं तैयार करता हूँ। क्या? तो इसका मतलब हुआ तुम पहुंचे हुए गुरु हो। लेकिन सुनो, परसों तुम्हारी जगह डाकुओं को गोला बारूद हम पहुंचाने वाले जाएंगे, और वह भी नकली गोला बारूद, जो कि आवाज तो बिल्कुल असली की तरह करेगा, लेकिन नुकसान उससे चिड़िया को भी नहीं पहुंचेगा, समझे? लेकिन अगर डाकुओं को तुम पर जरा भी संदेह हो गया तो वे तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत करो, हमारे रहते वह तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। बस तुम इसी समय से नकली कारतूस और गोला बारूद वगैरह बनाना शुरू कर दो। थोड़ी देर बाद से वीरा कुटपांड के निर्देशानुसार नकली कारतूस आदि तैयार करने लगा। मोटू, तुम इसका ख्याल रखना, मैं शहर से कुछ जरूरी सामान लेने जा रहा हूँ। किंतु बांड भैया, जल्दी लौटना, मुझे तो इस व्यक्ति की शक्ल से डर लगता है। कुटपांड उसे हिम्मत बंधाकर शहर चला गया और वापस भी जल्दी लौट आया। इस बीच वीरा ने मोटू से कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं की थी। फिर 2 दिन बाद, ये लो भाई, तैयार होगा डाकुओं का सारा माल, अब तुम जानो तुम्हारा काम। इतनी भी क्या जल्दी है प्यारेलाल? अभी तो मैं इसका परीक्षण तुम्हारे ऊपर करूंगा, ताकि यह मालूम हो सके कि यह माल असली है या नकली। क्या मतलब? मतलब ये भी समझ में आ जाएगा। पहले तुम एक तमंचा लेकर आओ। ठीक है। वीरा ने सामने वाली अलमारी से एक रिवॉल्वर निकालकर कुटपांड को पकड़ा दिया। शुक्र था कि उसने उनके रिवॉल्वर के बारे में नहीं पूछा था। कुटपांड ने उसमें वीरा द्वारा तैयार किए कारतूस भरे, फिर बोले, बस प्यारेलाल, अब इसकी किसी आज्ञाकारी पुत्र की तरह तुम दीवार से सटकर खड़े हो जाओ। मैं तुम जैसा मैं कहता हूँ चुपचाप वैसा करो। फिर वीरा बिना किसी प्रतिरोध के दीवार से सटकर खड़ा हो गया। कुटपांड ने उसका निशाना लेकर रिवॉल्वर का ट्रैगर दबा दिया। दाएं दाएं। पता नहीं है यमदूत की औलाद चाहता क्या है। उन गोली की आवाज तो असली जैसी थी, लेकिन उसका प्रभाव शून्य था। शाबाश वीरा, हम तुमसे प्रसन्न हुए। मोटू, अब तुम इसे किसी रस्सी से कुछ इस तरह बांधो कि यह कोशिश करने पर भी 1 इंच न हिल सके। यह काम मोटू ने बड़ी तत्परता से पूरा किया। मोटू, तुम ये रहो, मैं 1 मिनट में बगल वाले कमरे से ड्रेस चेंज करके आता हूँ। कुछ देर बाद उस कमरे से बॉन्ड की जगह एक लड़की बाहर निकली। अरे तुम कौन हो? और हैं? वे मोटू के बच्चे, यह मैं हूँ, यानी तुम्हारा कुटपांड भैया। बॉन्ड भैया, यह सब क्या चक्कर है? सारा चक्कर मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। फिलहाल जल्दी से यहाँ से निकल चलो। फिर रास्ते में, देखो मोटू, तुम अब डाकू टब्बर सिंह और उसके साथियों को, अपने आप को वीरा का भतीजा श्यामू और मुझे अपनी दोस्त बताओगे। और फिर कुटपांड मोटू को अपनी योजना बताने लगा। कुछ देर बाद, मोटू सावधान, वीरा के बताए अनुसार यहीं पास में कहीं उन डाकुओं का अड्डा होना चाहिए। और अभी वे कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि खबरदार, जहां वहीं रुक जाओ, वरना भून कर रख दिए जाओगे। मारे गए हैं, प्रभु रक्षा करना। लगता हम सही जगह पर पहुंच गए। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आए हो? मेरा नाम श्यामू है, मैं वीरा का भतीजा हूँ। यह मेरी दोस्त छमिया है। मैं ये अपने चाचा के कहने पर डाकू टब्बर सिंह तक गोला बारूद पहुंचाने आया हूँ। तुम झूठ बोलते हो भीमा, मुझे तो पुलिस का आदमी लगते हैं। मेरे ख्याल से तो इन्हें यही खत्म कर देना चाहिए। नहीं डाकू जी, हम सच कहते हैं, हमें वीरा ने ही भेजा है। वह खुद क्यों नहीं आया? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने हमें भेजा है और कहा कि जाकर सरदार का मनोरंजन करना। वे खुश हो गए तो तुम्हें बड़ा इनाम देंगे। मनोरंजन? कैसा मनोरंजन? डाकू जी, यही कोई नाच गाना वगैरह। मेरी दोस्त बहुत अच्छा नाचती है। भीमा, मुझे तो यह कोई सीआईडी का जाल लगता है। मेरी मानो तो इन्हें यही गोली मार दो। नहीं करना, हमें इन्हें सरदार के पास ले चलना चाहिए, वहीं फैसला करेंगे कि इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। फिर से गई अड्डे पर।
तो वीरा का भतीजा है और यह तेरी दोस्त। हाँ सरदार, इसका नाम छमिया है। बड़ी कटीली लगती है ये छमिया, तुम्हें खुश करने आई है ना? जी सरकार। तो फिर शुरू करो अपना नाच गाना, हम भी तो देखे शहर वाली नचनिया कैसी उछल कूद करती है। और फिर हु हा हु टन टन, चांद सितारों से निकला, मोटू मुसीबत में फिसला, बू। न शुरू होते इस रंग महफिल में शराब की बोतलें भी खुलने लगी। टन टन टन, वाह क्या बात है छमिया की। और जल्दी डाकू पार्टी शराब के नशे में झूमने लगी। वाह छमिया वाह, मजा आ गया, और नाचो। और मोटू ने इस मौके का फायदा उठाया। वह जल्दी डाकू का पहले वाला गोला बारूद पहाड़ी से नीचे बहती नदी में फेंकने लगा। किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं है, मौका अच्छा है। और अभी यह रंगारंग प्रोग्राम चल ही रहा था कि सरदार जोधपुर से संदेश आया कि आपका पुराना दुश्मन मक्खन सिंह आज रात गांव आ रहा है। साथ ही यह भी सूचना है कि वह सवेरा होते ही गांव से चला जाएगा। नहीं सुखा, वह अब की बार जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगा। हम आज रात ही जोधपुर जाएंगे। अरे ओ रामबा, जोधपुर चलने की तैयारी कर। जो आ गया सरदार। इसका मतलब आज रात यह डाकू लोग जोधपुर गांव जाएंगे। अब अगर मैं किसी तरह थानेदार पटाखा सिंह को यह सूचना भेज दूं तो ये सारे डाकू जिंदा गिरफ्तार किए जा सकते हैं। फिर रात होते ही, भीमा तुम दोनों का ख्याल रखना, हम लोग जोधपुर जा रहे हैं। आप इनकी जरा भी चिंता न करें सरदार। डाकू के जाते, ए छमिया और नाचो, खूब नाचो, हिच और नाचो। अबे डाकू के बच्चे, मैं नाचूंगा नहीं, तुझे नचाऊंगा। कहने के साथ ही गुरुगवान ने अपना लड़की वाला वह रूप उतार फेंका। क्या तुम खबरदार हिलने की कोशिश न करना, वरना अबे तेरी तो धड़ाक। हाय। गुरुगवान ने भीमा पर लात और गुस्सा की बौछार कर दी। कड़ाक, उफ, हाय। जल्दी भीमा बेहोश हो गया। बे मोटू, तो इसी समय शहर चला जा और वह इंस्पेक्टर अंकल को बताना कि डाकू टब्बर सिंह अपने साथियों से जोधपुर गांव गया है। मैं जल्दी वहां पहुंचे, मैं उन्हें वहीं मिलूंगा, समझा? समझ गया। ला मोटरसाइकिल की चाबी मुझे दो। नहीं, मोटरसाइकिल पर तो मैं डाकू के पीछे जाऊंगा, तू ऐसा कर इसे घोड़े पर चला जा। लेकिन कौन भैया, मैं तो कभी घोड़े पर बैठा तक नहीं। अबे पहले कभी नहीं चढ़ा तो अब चढ़ कर चला जा। अबे गधे, भला इसमें कौन सा गियर सिस्टम है जो तुझे मुसीबत होगी। बस लगाम खींच और पहुंचा शहर। जल्दी कर, वक्त नहीं है, मैं चला। बॉन्ड ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से चल पड़ा। वो पता नहीं जासूस की दुम के पीछे मुझे कब तक घसीटते रहना पड़ेगा। जल्दबाजी में मोटू ने घोड़े की रकाब में अपना दाया पैर फंसाया और जैसे झटके के साथ घोड़े की पीठ पर बैठना चाहा, घोड़ा एकाक दौड़ पड़ा। और अबे ये क्या भाई, रुक जरा, ठीक से बैठने तो दे। फिर किसी तरह मोटू घोड़े की पीठ पर बैठ तो गया, लेकिन बैठा उल्टा। अबे घोड़े की तुम उल्टा क्यों भागता है? सीधा बाकी रास्ते में आरटीओ मिल गया तो तेरा चालान कर देगा। भला घोड़े पर मोटू की बात का क्या असर पड़ता? उल्टा मोटू ने जैसे संभलने के इरादे से मजबूती से उनकी पूंछ पकड़ी तो उसे मोटू का इस प्रकार पूंछ पकड़ना पसंद नहीं आया और वह एक पल के लिए अपने अगले पैरों पर खड़ा हुआ। अरे बाप रे। और दूसरे पल और द्रुत गति से दौड़ने लगा। बचाओ बचाओ, हाय हाय। उधर उस रात थानेदार पटाखा सिंह रात की गश्त पर था कि बचाओ बचाओ। गुप्ता, गाड़ी लिंक रोड की ओर मोड़ो, लगता उधर कोई मुसीबत में है। फिर यह देखे साहब, लगता कोई अनाड़ी घुड़सवार है। हाँ लेकिन है खतरे में, जल्दी करो। जी साहब, बचाओ। सिगरेट। गुप्ता, जीप रोको। यस सर। तेज रफ्तार से दौड़ती जीप एक झटके से रुकी और चूंकि घोड़े की लगाम पटाखा सिंह के हाथ में थी अतः लगाम पर जोर पड़ते ही हाय मरा धप। हाय मेरी माँ, बन गया मेरी कमर का कमरा। अरे मोटू, यह सब क्या चक्कर है? तुम इतनी रात गए? इंस्पेक्टर अंकल, यह सब मैं बातें बताऊंगा, पहले आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ जोधपुर चलने की तैयारी कीजिए, क्योंकि वह डाकू टब्बर सिंह और उसके साथी अपने किसी पुराने दुश्मन की घात में गए हैं। क्या? पर यह सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डाकू मेरे सामने जोधपुर गांव गए हैं और अब उनके पीछे पीछे अपने गुरुकुवान भैया भी गए हैं। इसी के साथ उसने थानेदार पटाखा सिंह को सब पूरी बात बता दी। उसकी पूरी बात सुनते ही थानेदार पटाखा सिंह ने जीप पर लगे वायरलेस सेट से तुरंत हेडक्वार्टर से संपर्क किया
सर इमरजेंसी, कौन स्पेशल फोर्स लिंक रोड पर भेजिए। और हैंडऑल, ओके। और हैंडऑल, शीघ्र अतिरिक्त फोर्स की एक लॉरी लिंक रोड पर पहुंच गई। ड्राइवर गाड़ी जीप के पीछे लाओ। यस सर। अगले पल थानेदार पटाखा सिंह पुलिस दल के साथ जोधपुर गांव की ओर चल पड़ा। गुप्ता स्पीड बढ़ाओ। यस सर। और पुलिस दल जैसे ही जोधपुर गांव में प्रविष्ट हुआ, अंकल वेरे बॉन्ड भैया। यस सर। गुप्ता गाड़ी उसके पास ले जाकर रोको। आप बहुत समय से आए हैं इंस्पेक्टर अंकल। डाकू दल अभी वापस इसी रास्ते से होकर गुजरेगा। आप लोग यहाँ घेराबंदी कर दें, लेकिन पहले आप अपनी फोर्स को हिदायतें दें कि वह किसी भी डाकू पर गोली न चलाए। क्या बात करते हो, इस तरह तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि डाकू थोड़े ही हम पर वार करने से चूकेंगे। बेशक, लेकिन उनके किसी आक्रमण से हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस समय उनके पास जो भी गोला बारूद है वह सब नकली है। हाँ, किसी एक डाकू के पास असली कारतूस, वह भी जो पहले से उसकी बंदूक में होगा, हो सकता है। वो, लेकिन यह बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? तब कुर्कमंड ने सारी बात बताते हुए कहा, इंस्पेक्टर अंकल, आप इस संबंध में जरा भी चिंतित न हो, पर हाँ, यह वैसे ख्याल रखें कि न तो कोई डाकू मारा जाए, न ही भाग सके। ऐसा ही होगा कुर्कमंड। तो इसका मतलब यह जासूस कि तुम अपने बाप को निर्दोष साबित करने के लिए इन डाकुओं को जिंदा गिरफ्तार करना चाहता है, ताकि रामबा से कबूलवा सके कि उसे रिश्वत लेकर धमाका सिंह ने नहीं, बल्कि गुप्ता और मैंने छोड़ा था। लेकिन मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। जवान पोजीशन लो और दोनों गाड़ियां सड़क से नीचे उतारकर कुछ इस तरह खड़ी की जाए कि वक्त पड़ने पर गाड़ी की हेडलाइट को सर्च लाइट की तरह इस्तेमाल किया जा सके। यस सर। थानेदार पटाखा सिंह के निर्देश पर पुलिस दल झटपट मोर्चाबंदी करने लगा। फिर थोड़ी प्रतीक्षा के बाद टप टप, लगता डाकू दल वापस लौट रहा है। फिर जैसे डाकू पुलिस के घेरे के अंदर आए, लाइट ऑन, अगले पुलिस, खतरा। खतरे को भांपते डाकुओं ने अपनी अपनी बंदूकें संभाल ली। खबरदार डाकू टब्बर सिंह, तुम चारों ओर से घेर लिए गए हो, अतः किसी प्रकार की होशियारी दिखाना बेकार है। तुम सबकी भलाई से मैं कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। साथियों, फायर, धाएं 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 धाएं। अब शायद इन डाकुओं में किसी के पास असली गोली बची होगी। मुझे थोड़ी और प्रतीक्षा करनी चाहिए। थोड़ी प्रतीक्षा करने के बाद, अरे बॉन्ड भैया, यह क्या करते हो कहीं वे? डाकू टब्बर सिंह, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हा हा, पहले तुम्हारा तो हिसाब किताब बराबर कर दूं छोकरे। फायर, धाएं धाएं। लेकिन जब कुर्कमंड पर डाकुओं की गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वे सभी बौखला उठे। हैं? अरे यह तो जिंदा है। हा हा हा। तो इसका मतलब अब किसी डाकू के पास असली गोलियां नहीं बची। अपने पहले आक्रमण को विफल होते देख दोनों एक पल के लिए तो डाकू दल ठगा से रह गए, लेकिन फिर धाएं धाएं, हा हा, दिल खोलकर चला लो पैरे गोलियां। इधर यही मौका कि मैं रामबा की जुबान हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ, वरना फिर मेरी और गुप्ता की गर्दनें अवश्य नप जाएंगी। और धाएं, आह है, किस मूर्ख ने चलाई है गोली? तभी सरदार टब्बर सिंह, तो पुलिस के जाल में बुरी तरह फंस चुके हो, और इसमें तुम्हारे पास जो भी गोला बारूद है सब नकली है। तब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। साथियों, हथियार फेंक दो। और सबके एक राय पर पानी फिर गया। इसकी मौत के साथ बापू को निर्दोष साबित करने की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई। बधाई कुर्बान, आज तुम्हारे कारण हम इन खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सके हैं। लेकिन मुझे दुख है कि अंकल, कि मेरे मना करने के बावजूद भी आपके किसी आदमी ने इस डाकू पर गोली चला दी, जिससे यह मारा गया, जबकि मैं इसे जिंदा ही गिरफ्तार करना चाहता था। इस बात का मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे आदेश के बावजूद भी गोली किसने चलाई। सर, इस डाकू पर गोली कांस्टेबल राम गोपाल ने चलाई थी। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। क्या? बेवकूफ, बोल, तूने मेरे मना करने के बाद भी गोली क्यों चलाई? सर, वो अचानक राइफल का ट्रिगर दब गया और मैं समझ गया राम गोपाल, गोली अचानक नहीं चली, बल्कि तूने जानबूझकर रामबा को मारने के लिए ही चलाई थी, ताकि वह जिंदा पुलिस के हाथ न लग सके और तेरे अपराध पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ा रहे। लेकिन राम गोपाल, मेरा भी नाम कुर्कमांड है। मैं तुझे तेरे किए की ऐसी सजा दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। फिर जल्दी वहां की सारी का आवश्यक कार्यवाही निपटाकर
पुलिस दल शहर की ओर चल पड़ा। कुर्कमंड के बताने पर पटाका सिंह ने वीर और भीमा को भी गिरफ्तार कर दिया था। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह कुर्कमंड इंस्पेक्टर पटाका सिंह के घर जा पहुंचा। आओ कुर्कमंड आओ, आज तो देश के तमाम समाचार पत्रों में तुम्हारी फोटो और तारीफ छपी है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद अंकल। फिलहाल मैं आपके पास एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ और आपकी मदद चाहता हूँ। कैसा जरूरी काम? इंस्पेक्टर अंकल, पहले तो आपको मेरी तरह ही यकीन करना होगा कि मेरा बापू निर्दोष है, लेकिन मेरे यह मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? अदालत तो अपना फैसला दे चुकी है। अंकल, यदि आप मेरी मदद करें तो मैं अदालत को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दूंगा। मैं सिद्ध कर दूंगा कि डाकू राम बाबू रिश्वत देकर मेरे बापू ने नहीं बल्कि गुप्ता और राम गोपाल ने छोड़ा था और उन्होंने मेरे बापू को फंसाया है। यह तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरी योजना सुन लीजिए, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि असली चक्कर क्या है और इस मामले में आप मेरी मदद किस प्रकार कर सकते हैं। फिर कुर्कमंड अपनी योजना थानेदार पटाका सिंह को बताने लगा। उसकी पूरी योजना सुनकर कुर्कमंड, तुम्हारी योजना तो वाकई बहुत सी जानदार है। यदि गुप्ता और राम गोपाल वास्तव में दोषी हुए तो वैसे ही पकड़े जाएंगे। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। धन्यवाद अंकल, अच्छा मैं चलता हूँ। फिर उसी दिन शाम को थाने में ट्रेन। हेलो, हाँ मैं थाना इंचार्ज पटाका सिंह बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, फौरन पहुंच रहा हूँ, तुम वहीं रहना। फिर गुप्ता, तुम फौरन जीप बाहर निकालो। राम गोपाल, तुम सब लोग भी शस्त्र तैयार होकर जल्दी से जीप में बैठो, मैं अभी आता हूँ। यस सर। शीघ्र। कहाँ चलना सर? होटल अंबर। हमें सूचना मिली कि उस होटल में दो पार्टियों के बीच लाखों की तस्करी का सौदा हो रहा है। जीप दौड़ पड़ी। फिर जैसे जीप होटल अंबर पहुंची, सर तस्कर पार्टी रूम नंबर 9 में। ठीक है। अगले पल पुलिस दल होटल के 9 नंबर कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था। खटखट। दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। जब काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी किसी ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा तोड़ दो। अगले पल दौड़। सिकरी, खबरदार भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। फटाक। भागते उन दोनों व्यक्तियों को तुरंत पकड़ दिया गया। सर वो देखे, दो व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहे हैं। गुप्ता, राम गोपाल, तुम इन दोनों पर नजर रखो, हम उनके पीछे जाते हैं। यस सर। पटाका सिंह ने पुलिस वालों के जाते ही, हेलो मिस्टर कोया हिटाची, ये लोग शक्ल और सूरत से कितने अच्छे लगते हैं। क्या मतलब? क्या हम तुमको खाली शक्ल से समझदार लगते हैं? वैसे नहीं है होंगे, लेकिन असली समझदार तो हम तुम दोनों को तब मानेंगे जब तुम हमें इसका सबूत दोगे। वह कैसे? ये देखो, ये पूरे 5 लाख रुपए हैं। यदि तुम इन्हें अपने पास रखकर हमें जाने दो तो हम मान सकते हैं कि तुम दोनों वास्तव में समझदार हो। हैं? तो 5 लाख रुपए यानी कि तुम हमें रिश्वत दे रहे हो? मिस्टर ली, तुम्हें रिश्वत नहीं दे रहे, बल्कि यह समझो कि हम तुम्हारी समझदारी का इम्तिहान ले रहे हैं। ही फिर तो आप लोग समझ लीजिए कि हम इस इम्तिहान में पास हो गए। लाइए यह बैग हमें दे दीजिए। वेरी गुड, ये लो। अच्छा तो हमें इजाजत दो है। वेरी गुड, ये लो। अच्छा तो हमें इजाजत है। थोड़ी देर रुकिए मिस्टर गुप्ता, तुम जाकर यह बैग होटल के काउंटर क्लर्क के पास जमा कराकर उसे रसीद ले आओ। जल्दी करो। ठीक है। जल्दी गुप्ता काउंटर क्लर्क के पास नोटों से भरा हुआ बैग जमा कराकर उसे रसीद लेकर वापस लौट आया। बस मिस्टर ली, अब हम दोनों को मार मार कर बेहोश कर दीजिए और शान से भाग जाइए। लेकिन इससे क्या फायदा हुआ? अरे हम दोनों को तुम्हारे भागने पर पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। सो हम कह देंगे कि तुम लोग हम दोनों को बेहोश करके भाग गए थे। वाकई तुम क्या समझदार आदमी हो तुम लोग। लेकिन यह तरकीब काम कर जाएगी? बिल्कुल कर जाएगी जनाब। यह तरकीब तो हमारी पहले भी आजमाई हुई है। हमने कुछ दिन पहले इसी तरह 50,000 की रिश्वत लेकर एक बहुत ही खतरनाक डाकू टब्बर सिंह के दाहिने हाथ रामबा को छोड़ दिया था। और फिर राम गोपाल और गुप्ता उन्हें अपने पिछले काले कारनामे के बारे में बढ़ चढ़कर बताने लगे। और यही नहीं मिस्टर ली, हमने अपने इस दिमाग के जोर पर अपने रास्ते में हमेशा रोड़ा अटकाने वाले अपने दुश्मन धमाका सिंह को रिश्वत लेने के जुर्म में 2 वर्ष की कैद भी करा दी है। खूब, बहुत खूब।
रामगोपाल और गुप्ता इस बात से बेखबर थे कि बगल वाले कमरे में मौजूद आरजी पांडे व एसपी यादव और थानेदार पटाका सिंह उनकी बातचीत का एक एक शब्द टेप कर रहे हैं और उनके साथ अतिरिक्त मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद थे। अच्छा मिस्टर ली, अब आप लोग जल्दी से हमें बेहोश करके यहाँ से भाग जाइए। थानेदार साहब किसी भी वक्त यहाँ पहुंचते ही होंगे। अब इसी को कोई जरूरत नहीं है मिस्टर राम गोपाल। क्या है? अरे बाप रे कुरकुन, तो तुम? हाँ, मैं अपने बापू को निर्दोष साबित करने और तुम लोगों का जुर्म तुम लोगों के मुंह से कबूलवाने के लिए मैंने यह ड्रामा खेला था। लेकिन कौन कहता कि हम दोषी हैं? हाँ, कैसे सिद्ध करोगे तुम यह बात? अभी अभी तुमने खुद ही अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल किया है। हाँ बेशक, हमने अपना गुनाह कबूल किया, पर तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? सबूत है तुम्हारी बातचीत जो स्टेप रिकॉर्डर में बंद हो चुकी है। अरे बाप रे बड़े साहब, हाय आखिर फंस ही गए। सिपाही डाल दो इन दोनों नीच और कमीनों के हाथों में हथकड़ियां। फिर अदालत रामगोपाल और गुप्ता को दोषी मानते हुए दोनों को 10-10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है और साथ ही इंस्पेक्टर धमाका सिंह को बाइज्जत रिहा करने का हुक्म देती है। फिर इंस्पेक्टर धमाका सिंह बाइज्जत रिहा होकर वापस घर आ गया। लेकिन कुर्कमंड के अनुरोध पर सबने यह बात गुप्त ही रखी कि उसे निर्दोष साबित करने वाला कुर्कमांडी था। बापू, मेरा कहना मानो तो तुम अब अपने जीवन में कभी किसी से रिश्वत न लेना। क्या कहा? मैं रिश्वत लेता हूँ? ठहर कर देखी औलाद, अभी तेरे दिमाग से बाकी का सपना भी बाहर निकालता हूँ। और कुर्कमांड तुरंत कमरे से बाहर दौड़ पड़ा। अरे बाप रे। दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको कॉमिक्स अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।